नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम खबर में दम है में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवादी। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस तैयारी कर रही है। सीक्रेट वॉर रूम भोपाल में मौजूद वॉर रूम से सीनियर नेताओं की नजर पूरे सूबे के चुनावी अभियान पर होगी। खास बात यह है कि पहले कमलनाथ के निवास में स्थित वॉर रूम के जरिए चुनावी गतिविधियों पर नजर रखी जाती थी, लेकिन इस बार भोपाल में पार्टी का वॉर रूम दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह के सरकारी बंगले पर होगा। ये रिपोर्ट देखिए। दो 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का पावर सेंटर राजधानी का 45 बंगला का ये बंगला बनेगा। सरकारी निवास है ये। कांग्रेस के विधायकों और दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह को आवंटित इस सरकारी निवास पर कांग्रेस का वॉर रूम तैयार किया जा रहा है, जहां पर चुनाव के लिहाज से रणनीति बनेगी। सोशल मीडिया पर किस तरीके से कांग्रेस को आक्रामक होना है, चुनावी कार्यक्रमों को लेकर भी इसी सरकारी निवास से मॉनिटरिंग करने का काम किया जाएगा। दरअसल 2018 के विधानसभा चुनाव में कमलनाथ का सरकारी निवास श्यामला हिल्स पावर सेंटर था और वहीं पर बने वॉर रूम से पूरे प्रदेश की मॉनिटरिंग की गई थी। लेकिन इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आक्रामक रुख में है और यही वजह है कि कमलनाथ के सरकारी निवास के साथ ही दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह के सरकारी निवास को भी वॉर रूम के रूप में तैयार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नई नई रणनीतियों पर काम कर रही है। एक तरफ पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ चुनावी गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए भी फुल प्रूफ प्लानिंग बनाई जा रही है। इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अलग अलग वॉर रूम के जरिए हर सीट को साधने का प्लान तैयार किया है। अब तक कमलनाथ के निवास से वॉर रूम के जरिए पूरे प्रदेश पर नजर रखी जाती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने नगरीय निकाय चुनाव में स्थानीय स्तर पर गोपनीय वॉर रूम बनाकर नई रणनीति पर काम शुरू किया और पार्टी यही रणनीति विधानसभा चुनाव में आजमाने की तैयारी कर रही है। इस बार भोपाल में कांग्रेस का मुख्य वॉर रूम दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह के सरकारी आवास में होगा। यहीं से कांग्रेस पूरे सूबे में पार्टी की चुनावी गतिविधियों पर नजर रखेगी। कांग्रेस का कहना है कि ये सब पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। जो माननीय कमलनाथ जी अपनी कार्य योजना बना रहे हैं, उसे हमें एक नहीं कई अलग अलग वॉर रूम हमें बनाने की जरूरत है और भी आपको वॉर रूम दिखाई देंगे। चारों ओर से सरकार और भाजपा को हम घेरेंगे, उसमें कोई भी कोताही नहीं बरतेंगे इन्हें ध्वस्त करने के लिए। कांग्रेस की इस रणनीति पर बीजेपी ने निशाना साधा है। पार्टी का तंज है कि कांग्रेस का वॉर रूम एक दूसरे पर वार करने के लिए इस्तेमाल होगा, क्योंकि पार्टी की यही संस्कृति है। कांग्रेस में बहुत सारे वार रूम बने हुए हैं और लक्ष्मण सिंह जी तो खुले वार रूम बने हुए हैं। उनकी वार कई बार ट्विटर पर दिखाई पड़ती है। इससे पता चलता है कि कांग्रेस कितनी गहरी सोच रखती है। जो वार रूम एक दूसरे को निपटाने में काम आ रहे हैं, आने वाले समय में और वार रूम बने और उसमें वार की रणनीतियां बने और एक दूसरे के खिलाफ जो वार छेड़ना है वो छेड़ते रहें, क्योंकि वो वार खुल्लम खुल्ला हमें दिखाई सुनाई पड़ाई दे रहे हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने निकाय चुनाव में गोपनीय वॉर रूम बनाकर चुनावी स्ट्रेटेजी तैयार की थी और कई जगह पर कांग्रेस को सफलता भी मिली। ऐसे में अब कांग्रेस माइक्रो मैनेजमेंट के लिए वॉर रूम के नए फॉर्मूले पर काम कर रही है। भोपाल में कमलनाथ का सरकारी आवास मास्टर वॉर रूम होगा, लेकिन इसके अलावा पार्टी संभागीय स्तर पर भी वॉर रूम रखेगी। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, भोपाल। मध्य प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव बिना किसी विवाद के बेहतर तरीके से संपन्न हो गए, लेकिन मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे। ऐसे में निकाय चुनाव के बाद अब छात्र संघ चुनाव की मांग भी उठने लगी है। निकाय चुनाव के बाद हर राजनीतिक दल की युवा इकाई छात्र संघ चुनाव के पक्ष में है। कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने चुनावों की मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। देखिए। मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को लेकर रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि इस बार मध्य प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव कराए जाएंगे।
क्योंकि दोनों ही दल बात करें चाहे एनएसयूआई की या फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की, दोनों ही लगातार ये मांग कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में पिछले 3 साल से छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए, जिसकी वजह से छात्रों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा युवा नेता जो है वो सक्रिय राजनीति में सामने नहीं आ पा रहे, लेकिन अब जो है रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में लंबे समय से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं। ऐसे राजनीति की नर्सरी में नई पौध भी तैयार नहीं हो पा रही है। हालांकि प्रदेश के दोनों ही प्रमुख छात्र संगठन एबीवीपी और एनएसयूआई लगातार छात्र संघ चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। एनएसयूआई का कहना है कि प्रदेश सरकार युवाओं के आक्रोश से डर रही है, इसलिए ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव तो कराया गया, लेकिन छात्र संघ नहीं कराए जा रहे हैं। एनएसयूआई ने कहा है कि छात्र संघ चुनाव जल्द नहीं कराए गए तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। इतना ही नहीं, एनएसयूआई मामले को कोर्ट तक ले जाने की तैयारी में है। आप पंचायत चुनाव करा रहे हैं, आप नगर निगम चुनाव करा रहे हैं, विधानसभा चुनाव भी करा रहे हैं, परंतु छात्र संघ चुनाव नहीं करा रहे। कहीं ना कहीं छात्रों के बीच में जो अपना जनाधार भाजपा खो चुकी है, आज पूरे मध्य प्रदेश में बेरोजगारी के चलते छात्रों के बीच में भाजपा से मोह भंग हो चुका है, तो वो घबरा के मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं करा रहे। मध्य प्रदेश एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस मिलकर छात्रों की लड़ाई लड़ रही है। हम सड़क से लेकर कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ेंगे और जब तक मध्य प्रदेश के छात्रों को उनका अधिकार नहीं मिल जाता, हम निरंतर पूरे चरणबद्ध आंदोलन पूरे प्रदेश में करेंगे। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी चाहता है कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव कराए जाएं। इसको लेकर उन्होंने प्रदेश सरकार और संगठन के नेताओं से बात की है। एबीवीपी को उम्मीद है कि जल्द ही चुनाव होंगे। क्योंकि अभी कोविड का काल था 2 साल से, इसलिए छात्र संघ चुनाव में कई ऐसा हम मान सकते हैं कई परिस्थितियां ऐसी रही कि कई सारे कामों में बाधित हुआ है इन सब महामारी के कारण। अभी मैं मानता हूँ इस पैंडेमिक के बाद का जो साल है और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा संगठन इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि छात्र संघ के चुनाव होने ही चाहिए और हम सब इसके लिए पुरजोर समर्थन करते हैं इस बात। उधर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने अगले साल छात्र संघ चुनाव कराने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आने वाले साल में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर मुख्यमंत्री से छात्र संघ चुनाव की मंजूरी ली जाएगी। चूँकि कोविड के बाद कठिन समय था, अभी इस साल अब नॉर्मल धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम हुआ है, पूरा समाज सामान्य हुआ है। अगले साल इसकी कोऑर्डिनेशन कमेटी करके माननीय मुख्यमंत्री जी से निर्देश लेकर के जरूर चुनाव कराएंगे। देश और मध्य प्रदेश की राजनीति में कई बड़े राजनेता हैं जिन्होंने सियासत का कहरा छात्र राजनीति से सीखा और आज कुशल राजनीतिज्ञ माने जाते हैं। लेकिन फिर भी सूबे में छात्र संघ चुनाव को लेकर टाल मटोल वाला रवैया है। 2017 में शिवराज सरकार ने छात्र संघ चुनाव कराए थे, लेकिन ये अप्रत्यक्ष प्रणाली से हुए थे, जिसके तहत कॉलेजों में ही मेरिट के आधार पर युवा नेताओं को चुना गया था। लेकिन इस बार एनएसयूआई प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने की मांग कर रही है ताकि वोटिंग के माध्यम से छात्र नेताओं का चुनाव हो। शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज़ 18, भोपाल। मध्य प्रदेश में पहली बार होने जा रहे नवनियुक्त शिक्षकों के सामूहिक प्रशिक्षण पर सियासत गरमा रही है। 4 सितंबर को जंबूरी मैदान में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण होने जा रहा है। प्रदेश भर के सभी जिलों से शिक्षकों को ट्रेनिंग में आने को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश भी जारी किया है। सामूहिक रूप से होने वाले प्रशिक्षण को लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं शिक्षक संगठनों ने भी सामूहिक ट्रेनिंग पर आपत्ति जताई है। मध्य प्रदेश में शिक्षकों के सामूहिक प्रशिक्षण को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि साल 2023 चुनावी है, ऐसे में शिक्षकों को लुभाने की कोशिशें की जा रही है। लोक लुभावन घोषणाओं के जरिए शिक्षकों को साधने की कवायद सरकार कर रही है। बहरहाल कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी पलटवार कर रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या 1 दिवसीय सामूहिक प्रशिक्षण से शिक्षकों और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सकेगा। शिक्षक दिवस के ठीक एक दिन पहले राजधानी भोपाल के जंबूरी मैदान में हजारों की तादाद में शिक्षक पहुंचेंगे। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग प्रदेश भर के नव नियुक्त माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण देने जा रहा है। इसके लिए बसों से शिक्षकों को लाने, ले जाने और ठहरने की व्यवस्था की गई है। भारी बारिश के चलते जंबूरी मैदान में डोम तैयार किए जाएंगे। एक साथ शिक्षकों को शिक्षा की गुणवत्ता सुधार की ट्रेनिंग दी जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त की तरफ से हर जिलों से शिक्षकों को जंबूरी मैदान में लाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उधर प्रदेश में पहली बार शिक्षकों के सामूहिक प्रशिक्षण को लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि चुनावी साल में शिक्षकों को वोट बैंक के लिहाज से सरकार साधने में जुट गई है।
कांग्रेस का आरोप है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण के जरिए भाजपा इवेंट मैनेजमेंट करने में लगी है। 20-25 हजार शिक्षकों को ट्रेनिंग देने का मतलब ये केवल बीजेपी सरकार अपना एजेंडा इन पे फिक्स करना चाहती है, वो बताना चाहती है। ये सब 2023 के चुनावों के मद्देनजर है और हो सकता है इसमें बहुत सी घोषणाएं भी ऐसी कर दें जो बाद में पूरी हो या नहीं चुनाव के बाद, क्योंकि शिक्षक किसी भी चुनाव में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, चाहे वो शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र। तो निश्चित तौर पर इस तरह की ट्रेनिंग भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे के लिए कर रही है, क्योंकि इतनी सामूहिक ट्रेनिंग आज तक शिक्षकों की कम से कम नहीं सुनी गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का जवाब भी आया। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विश्वास सारंग ने यह भी कहा कि कांग्रेस का काम ही केवल सवाल खड़े करना रह गया है। अब देखिए, मुद्दा यही है ना कि कांग्रेस हर कार्यक्रम को चुनाव से जोड़ने की कोशिश करती है। यदि हम शिक्षकों का उन्नयन कर रहे हैं, शिक्षकों के फायदे की बात कर रहे हैं तो दिक्कत है। हम यदि छात्रों के उन्नयन की बात कर रहे हैं तो दिक्कत है। हम शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण कर रहे हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द है। तो कांग्रेस तो केवल विरोध के लिए बातें करती है, उनकी बातों पर बहुत ध्यान मत दीजिए। उधर शिक्षक संगठन भी एक दिन की ट्रेनिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। शिक्षक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि बच्चों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए अब तक कम से कम 10 से 15 दिनों की ट्रेनिंग दी जाती रही है। शिक्षकों का सामूहिक प्रशिक्षण इससे पहले इस तरह कभी आयोजित नहीं हुआ है। कांग्रेस विधानसभा में ये सवाल उठाने की तैयारी भी कर रही है। बहरहाल सामूहिक प्रशिक्षण पर भले ही सियासत गर्म हो, लेकिन शिक्षकों को उम्मीद है कि चुनावी साल में प्रशिक्षण का फायदा उन्हें मिल सकता है। इन दिनों मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नाम की किताब काफी सुर्खियों में है। ये किताब देश के जाने माने बुद्धिजीवियों और अलग अलग क्षेत्रों की नामचीन हस्तियों के विचारों का संग्रह है, जिसमें पीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान हुए बड़े बदलावों का जिक्र है। लेकिन विपक्ष ने इस किताब को कुछ सवाल उठाए हैं। विपक्ष को सबसे ज्यादा नाराजगी इस बात पर है कि इस किताब की तुलना केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गीता से क्यों की है। कोई भी बुक जब लिखी जाती है और लॉन्च की जाती है तो सबसे पहले वो पढ़ी जाती है और उसके बाद उस पर कोई समीक्षा होती है। लेकिन पीएम मोदी के 20 सालों के सियासी सफर पर आधारित मोदी @20 के साथ ऐसा नहीं है। इस पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। गृह मंत्री अमित शाह खुद यहां पर पहुंचे, लेकिन इस पर अब सियासी बयानबाजी चल रही है। मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी बेस्ट सेलर किताब बन चुकी है। दरअसल ये किताब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी नहीं, बल्कि इसमें पीएम मोदी के पिछले 20 सालों के राजनीतिक जीवन को दर्शाया गया है, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल से लेकर भारत के प्रधानमंत्री बनने तक का ब्यौरा शामिल है। छत्तीसगढ़ में इस किताब के प्रमोशन की जिम्मेदारी संभाल रहे पूर्व IAS और बीजेपी नेता OP चौधरी के मुताबिक ये किताब देश के जाने माने बुद्धिजीवियों और विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए लेखों का संकलन है, जिसमें पीएम मोदी के कार्यकाल में हुए आर्थिक सुधार, वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन जैसे अहम क्षेत्रों में कामों का जिक्र है। OP चौधरी का कहना है कि ये किताब विपक्ष के नेताओं को भी पढ़नी चाहिए। जो रिफॉर्म्स हुए हैं उस पर जो नॉन पॉलिटिकल जो बड़े नाम हैं देश के, उनके जो आर्टिकल्स हैं उसको एक ऑब्जेक्टिव माइंडसेट से बिना बायस हुए पढ़ना चाहिए। पॉलिटिकल व्यक्ति पर आधारित अगर किताब रहती है तो मसला तो सियासी हो ही जाता है, और ऐसी स्थिति में वो विशेष नाम जो कि अगर आप ये कहें कि कांग्रेस की तरफ से आप चाहेंगे व्यक्तिगत रूप से कि वो इस किताब को पढ़ें। देखिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, बल्कि और ये मैं कहना चाहूँगा कि उनकी जो राजनीतिक एक्टिविटी है उसी पर आर्टिकल ऐसा नहीं है। आर्थिक सुधारों पर, यूथ के लिए उन्होंने क्या किया, स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने कैसे चेंजेस लाए। लेकिन विपक्ष को इस किताब से कुछ आपत्तियां हैं। ज्यादा आपत्ति इस बात पर है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस किताब की तुलना गीता से क्यों की। इस किताब को लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा है कि यह किताब गीता के जैसे महान है। गीता हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदु से निकली हुई गीता की तुलना किसी भी किताब से किया जाना घोर आपत्तिजनक है, हिंदू धर्म का अपमान है।
इस किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनेक क्षेत्रों में विजनरी और क्रांतिकारी परिवर्तन वाले कार्यों का जिक्र है, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान को लेकर विपक्ष इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। अंग्रेजी में कहावत है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी किसी किताब के आवरण से उसका आकलन मत कीजिए। लेकिन सियासत में ऐसा नहीं है। यहाँ कुछ देखने, सुनने, समझने और पढ़ने से पहले ही उस पर बयानबाजियां शुरू हो जाती है, और छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन किताब के साथ जुड़े इस विवाद का असर क्या कुछ होता है, और क्या वाकई लोग इस किताब को पढ़ने में अपनी रुचि दिखाते हैं या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि 20 सालों के इस सियासी सफर को लेकर के प्रदेश में चर्चा जरूर हो रही है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।